ठीक है, आज हम वेक्टर्स से स्टार्ट करेंगे और टू डायमेंशन मोशन भी। तो आज का जो टॉपिक है वो वेक्टर्स एंड टू डायमेंशन मोशन। पहले इसकी थ्री पार्ट देखेंगे, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो समझिए, पहले वेक्टर्स क्या है। आपको पता है कि वेक्टर्स को हम एक एरो की फॉर्म में डिनोट करते हैं। ये जो एरो है, ये जो इसका टिप्स है, ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है, और यहां से यहां तक की इसकी जो लेंथ है ये इसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है? मैग्नीट्यूड को। तो अगर मैं कहता हूं ये एक वेक्टर है ए, तो मैथमेटिकली कोई भी वेक्टर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये जो है ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है उसका, और ये जो है ये उसकी यूनिट वेक्टर है जो कि उसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? चलो, अब अगर मैं दो वेक्टर बनाऊं, एक वेक्टर ये मैंने बना दिया, मान लो ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर मैंने ये बना दिया, ये वेक्टर बी है। तो इसे देख के आप क्या बताओगे? क्या दोनों की डायरेक्शन अलग है? नहीं। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है? यस, क्योंकि जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इस फिगर में हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ पी हमने बढ़ा लिया हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए से, तो ये जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड देता है। ठीक है ना? तो अगर मैं बनाऊं दूसरा फिगर कि भाई एक ये वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, तो इस फिगर को देख के क्या पता चल रहा है? क्या इसकी डायरेक्शन सेम है? नहीं। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो डायरेक्शन ऑफ बी वो क्या अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ ए के, अपोजिट है ना, ए इस साइड में जा रहा है, बी इस साइड में, तो डायरेक्शन के लिए कैप यूज करते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात क्या पता चल रही है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, याद है जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको पता चलेगी, फिगर देख के आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, आगे ध्यान दो। इसमें मेन तो आपके पास अभी तक जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। अब दो वेक्टर को ऐड कैसे? अच्छा, पहले तो यूनिट वेक्टर के बारे में और चीजें देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अभी मैंने बताया कि ए वेक्टर का ये जो कैप लगाया था ये था यूनिट वेक्टर, यानी कि अगर वेक्टर ए है तो क्या होगा उसका, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसकी डायरेक्शन। ये है मैग्नीट्यूड और ये है उसकी डायरेक्शन, और इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। एक्चुअली यूनिट वेक्टर क्या होता है? दोज वूज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 1, तभी नाम यूज किया है यूनिट। वूज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इट इज यूज टू टेल द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या बताने के काम आता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना? बेसिकली अगर मैं यहां से इस वाली डेफिनेशन से यूनिट वेक्टर निकालूं, ऑल्सो पता होना चाहिए ए का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा बेटा? वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये होगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, और पता होना चाहिए कि देयर आर 3 यूनिट वेक्टर, देयर आर 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, स्टैंडर्ड देयर आर 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। कौन कौन से वो 3 यूनिट वेक्टर? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप क्या है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप कहां पे? अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। और के कैप कहां पे? अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस।
मतलब अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तीनों बनाऊं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए क्या लगाएंगे, जे कैप। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन के लिए क्या लगाएंगे, के कैप। नेगेटिव आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव जे कैप यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस, और नेगेटिव के कैप मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। याद ही जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, मैं इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का। तो अब इसे वेक्टर की फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, समझिए मेरी बात। अगर मुझे इसे वेक्टर की फॉर्म में डिनोट करना होगा तो मैं अपने आप कोऑर्डिनेट मान लेता हूं। तो मैं पता है ये वाई एक्सिस मान लिया और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, है ना। तो ये जो फोर्स है 2 न्यूटन का फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, और एक्स एक्सिस के लिए क्या लगाते हैं हम, आई कैप। एक्स एक्सिस के लिए क्या लगाया हमने, आई कैप। तो इतनी हो गया, इतने न्यूटन का फोर्स लग गया। कोई डाउट है? आप इसे ये भी कह सकते हैं 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या हो गया इसकी, एक्स एक्सिस। अब किसी इसी तरह से पहला एग्जांपल, दूसरा, अगर मान लो मैं कहता हूं किसी बॉडी का वेट क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड mg, इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो ये जो वेट है यानी कि फोर्स ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, mg हो गया, मगर डायरेक्शन क्या है, माइनस का जे कैप, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। भाई कोऑर्डिनेट वही, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ऑब्वियसली नीचे क्या हो गया, माइनस का वाई एक्सिस। माइनस के वाई एक्सिस के लिए क्या लगाएंगे, माइनस का जे। तो वेक्टर में देखो तो ये कितना हो गया, माइनस का mg जे कैप। ये आ गया मेरे पास फोर्स वेक्टर। कोई डाउट है यहाँ तक? ये हो गया फोर्स का वेक्टर। तो इस वे में हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? अब मैग्नीट्यूड को भी देखते हैं। यहाँ तक यूनिट वेक्टर मैंने अभी बताया, यूनिट वेक्टर 3 होते हैं, एक्स वाई जेड। तो अगर मैं कहता हूँ, नोट्स में ध्यान दो, अगर मैं कहता हूँ कि इफ ए वेक्टर है मेरे पास 2 आई कैप माइनस में 3 जे कैप प्लस में 5 के कैप, व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इट मीन्स वेक्टर ए हैज 2 यूनिट कंपोनेंट कहां पे, आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग, हैज 2 यूनिट कंपोनेंट अलोंग, कहां पे भी, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक ना। और दूसरा वेक्टर ए हैज कितने यूनिट बेटा, 3 यूनिट कंपोनेंट, माइनस कभी नहीं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, 2 यूनिट 3 यूनिट क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, माइनस है डायरेक्शन में। तो माइनस का जे कैप का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो 3 यूनिट कंपोनेंट्स अलोंग, कहां पे बेटा, नेगेटिव वाई एक्सिस, याद रखना। और 5 यूनिट कंपोनेंट अलोंग, कहां पे बेटा, प्लस का जेड एक्सिस में। तो ये इसका मतलब है किसी वेक्टर का, याद हो जाएगा। तो इसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट बताना तो कितना हो गया, 2। मगर अब ध्यान दो आगे, यहां तक कोई डाउट है, समझिए। अब ठीक है ना। अब अगर मैं कहता हूं, एक नोट्स में ध्यान दो, एक मैग्नीट्यूड में, अगर मैं कहता हूं कि कोई भी वेक्टर ए, वो मेरे पास है ए एक्स आई कैप, या ऐसा मान लो ना आप इसे एक्स आई कैप वाई जे कैप, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा ध्यान देना, कभी भी कार्टेशियन फॉर्म में आए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये एक वेक्टर है जिसे हम जीरो के रेस्पेक्ट में देखेंगे। इसका आई कैप मतलब एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कितना है बेटा, एक्स, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कितना, एक्स। वाई एक्सिस यानी कि जे कैप के साथ क्या है, वाई, तो ये हो गया वाई।
तो ये जो कोऑर्डिनेट बना वो ये बना, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यूं रिप्रेजेंट किया जाएगा। कोई डाउट है? ये जो लेंथ है ना ये वेक्टर ए है और एरो के साथ ये पूरा वेक्टर ए। तो अगर मुझे बोला जाए इसकी ये वाली लेंथ कितनी होगी बेटा, y होगी, और ये वाली कितनी होगी, x होगी। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, मैंने भी बताया मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट दिस लेंथ। तो ये लेंथ आप देखो तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बनेगी। तो ये इसकी लेंथ हो गई। मतलब अगर कभी भी वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, आई वाले के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो भी है उसका स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट करना है आपको, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ ए इक्वल टू मेरे पास 3 आई कैप माइनस में 4 जे कैप है, ये 4 है, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, तुम देखो तो आई वाले के साथ कितना है 3 का स्क्वायर प्लस में जे वाले के साथ क्या है -4 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 16 कितना आ गया 25 का 5 आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा 5 यूनिट। कोई डाउट है? अच्छा यहाँ पे एक्स और वाई यानी कि 2 डायमेंशनल है, क्या है 2 डायमेंशनल। सिमिलरली अगर 3 डायमेंशन में आ जाए, इफ अगर मैं कहता हूँ वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना बनेगा, याद रखना स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, यानी कि जो भी आई जे के कंपोनेंट है उसका स्क्वायर का सम करना, देन स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है फाइंड करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, मान लो कोई वेक्टर दिया हुआ है मुझे, कितना दिया हुआ है ये 3 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस का 12 के कैप, या ऐसे कर लो माइनस का 12 के कैप कर लो। देन अब मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो तुम्हें पता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड आएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में -12 का स्क्वायर, वही 9 जमा में 16 जमा में 144, ये 169 आ गया जो कि कितना आ गया 13 आ गया ना। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, ए कैप। ए कैप क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। अब इसका वेक्टर कितना है बेटा, वेक्टर है आपके पास 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप माइनस में 12 के कैप डिवाइडेड बाई कितना आ गया 13, तो आपके पास क्या आ गया 3/13 आई कैप प्लस में 4/13 जे कैप माइनस का 12/13 के कैप, ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया आंसर। समझ में आ गया यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, तो सिंपल है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना सिखाई दिया मैंने, कैसे निकालोगे इसमें मैं निकालोगे, आप लिखिए इसे एक बार, ठीक है नो। इसके बाद अलजेब्रा ऑफ वेक्टर ध्यान दो, अलजेब्रा ऑन वेक्टर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर एडिशन। वैसे तो चलो मैं इससे पहले आपको एक मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, इसे देख लो पहले, जल्दी खत्म हो जाए। अगर मैं कहता हूं कि इफ मेरे पास ए वेक्टर है समथिंग, ऑब्वियसली वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, ये होगा। देन अगर मैं कहता हूं कि कोई बी वेक्टर है जो कि समथिंग के टाइम्स में एक है, तो व्हाट इट मीन्स, भैया के क्या है, स्केलर है, के क्या है यहाँ पे स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी नंबर्स 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट इज जस्ट अ नंबर के टाइम्स। तो व्हाट इट मीन्स, यानी कि अगर मैं कहता हूं मेरे पास ए वेक्टर ये है
तो इसकी यहां से यहां तक की लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा। अगर ये k टाइम्स है, k अगर डबल भी हुआ तब भी 2 गुना हो गया, 3 हुआ तो 3 गुना हो गया, यानी कि ये बन गया बी वेक्टर जो कि समथिंग k टाइम्स में a होगा। तो अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या चेंज हो रहा है? क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? नहीं ना, क्योंकि स्केलर ये तो दुगना हो गया, 3 गुना हो गया, डायरेक्शन तो वही रहेगी ना। हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो यानी कि अगर मैं कहता हूं किसी भी वेक्टर को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, देन जो नया वेक्टर बनेगा वो इन सच ए वे कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो k टाइम्स हो जाएगा जो उसका पहले वाला वेक्टर था। कितने टाइम्स हो जाएगा? k टाइम्स। बट उसकी जो डायरेक्शन है वही रहेगी जो उसकी, कोई डाउट है? उतनी डायरेक्शन रहेगी, कोई डाउट है? हाँ, अगर ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। नेगेटिव नंबर से किसी मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो ये स्केलर से मल्टीप्लाई करते समय सिर्फ मैग्नीट्यूड अफेक्टेड होगा, डायरेक्शन उतनी होगी। अगर स्केलर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और जितने मल्टीप्लाई किया उतने ही टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है ना? आगे ध्यान दो। दूसरा है आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर। समझिए वेक्टर, ध्यान दो। अगर मैं कहता हूं वेक्टर एक मेरे पास ये है, ये ए वेक्टर है, दूसरा मेरे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों को ऐड करना है। अच्छा, एडिशन का मतलब यहां पे सिंपल स्केलर एडिशन नहीं होता, याद रखना। यहां पे 2 लॉ फॉलो किए जाते हैं। लॉज कौन कौन से? जैसे एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है कि अगर एक ही पॉइंट पे 2 वेक्टर लगे हैं, जैसे ये एक ही पॉइंट को एक यहां पे खींचा, एक यहां पे खींचा है, अब जाएगा तो वो एक ही जगह, जो भी इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यानी कि जो एडिशन क्या होता है, एक तरह से रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होता है ये? रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर की बात करूं तो ये वो सिंगल वेक्टर है जो इन दोनों का अकेला काम करे। अब एक बॉडी को मैं यहां से भी खींचाऊं, यहां से भी खींचाऊं, तो जाएगा कहां? वो ऑब्वियसली इन दोनों के अक्रॉस जाएगा। तो वो बनाएंगे कैसे? उसे बनाते हुए आपको क्या याद करना है? इसके पैरेलल में एक लाइन खींचोगे, पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल में दूसरी ये लाइन खींचोगे, ये बी के पैरेलल, ये ए के पैरेलल। तुम देखो तो लेंथ सेम है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? बी का मैग्नीट्यूड हो गया। इसकी भी लेंथ सेम है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया, और डायरेक्शन भी सेम है, तो एक्चुअली ये पैरेलल वेक्टर है, सेम डायरेक्शन। तो ये भी क्या हो गया? वेक्टर। वैसे तो ए ही वेक्टर बन गया, ये भी मैग्नीट्यूड मैंने यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर दिया इसका मैग्नीट्यूड को, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर दिया बी का मैग्नीट्यूड को, है ना बेटा? अब रिजल्टेंट क्या हो गया? पैरेललोग्राम यही कहता है कि अगर 2 वेक्टर एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे तो उन दोनों की अपोजिट साइड खींच के आप एक पैरेललोग्राम बना दो। देन उस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन, ये जो पॉइंट है इसे कहेंगे हम पॉइंट ऑफ एक्शन। आप इस पॉइंट ऑफ एक्शन से एक डायगोनल खींच दो, तो ये जो डायगोनल की जो लेंथ होगी ना वो क्या देगा आपको? रिजल्टेंट देगा। तो क्या कहता है ये? पहला 2 स्टेप है। स्टेप 1 ड्रॉ करेंगे आप, ड्रॉ द पैरेललोग्राम, draw the parallelogram using या by sketching। कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? by sketching two parallel line या 2 line, by sketching 2 line parallel to वेक्टर ए एंड बी। समझ में आ गया? ए और बी के पैरेलल खींच के, जैसे इसकी पैरेलल मैंने ये खींच ली, इसके पैरेलल ये खींच ली, ठीक है?
देन याद रखना, देन द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ, ये जो डायगोनल खींचा है, ऑफ डायगोनल फ्रॉम पॉइंट ऑफ एक्शन, ऑब्वियसली जहां पे दोनों एक्ट कर रहे हैं वो एक ही पॉइंट होगा, ये पॉइंट ऑफ एक्शन। देन द डायगोनल डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ डायगोनल फ्रॉम पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ दिस पैरेललोग्राम, और दिस ऑफ दिस पैरेललोग्राम गिव्स क्या आएगा भाई, गिव्स रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। आप इसी को क्या बोलेंगे, वेक्टर एडिशन। क्या बोलेंगे आप इसी को, वेक्टर एडिशन। तो ये हमें रिजल्टेंट देगा, कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, याद आ जाएगा कैसे ड्रॉ किया हमने। अब ये लेंथ फाइंड आउट कैसे करूंगा मैं, समझिए बेटा, ध्यान दो। अच्छा, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना होता है तो उसके हेड का, देखो ये इसका हेड ये गया, इसका हेड ये गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा, याद आ जाएगा। चलो मुझे बताइए, एक वेक्टर ये गया और दूसरा वेक्टर ये गया, तो इन दोनों के बीच में एंगल आप कौन सा मानेंगे? मैं इसे आगे तक प्लॉट कर देता हूं। क्या ये वाला एंगल होगा दोनों के बीच में, या ये वाला एंगल होगा, एंगल 1 या एंगल 2? एंगल 1, क्योंकि हमेशा एरो किस में से देखा जाता है, यानी कि एंगल किसके बीच में होता है, हेड के बीच में। तुम देखो तो एरो इसका ये जा रहा है नीचे की ओर है, और इसका एरो ये जा रहा है, तो दोनों के हेड के बीच का ये वाला एंगल हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर मैं वेक्टर ए देखूं, वेक्टर बी देखूं, तो इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल लिया जाएगा वेक्टर थीटा। अब अगर ये थीटा एंगल है तो यहां से अगर मैं पैरेलल, यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर दूं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, नाम दे दूं इसे ए बी सी और ये डी, तो ये वाला थीटा है तो मतलब ये थीटा हो गया बेटा। अब ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेन, इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से ये थीटा है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर अगर मैं देखूं, परपेंडिकुलर मान लो Cn, अगर तुम देखो तो Cn परपेंडिकुलर कितना होगा, हाइपोटेनस का साइन थीटा होता है भाई। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना होगा, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर देखो तो हाइपोटेनस का कितना हो गया, साइन थीटा, तो यानी कि ये कितना हो गया, बी साइन थीटा हो गया। और ये जो बेस है, बेस कितना, Bn, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस, जो कि BC है, BC का cos थीटा हो गया, और BC क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो B cos थीटा हो गया। अच्छा, यहाँ पे B पता है ना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये चीज याद रखो, B क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ B है। तो अब अगर मैं इसे देखूं ध्यान से, तो अब हाइपोटेनस निकालना चाहिए। अगर मैं ए से निकालूं लेंथ, हमें तो ये वाली लेंथ चाहिए ना भाई, इसकी लेंथ क्या देगा, मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन तो डायरेक्शन देगा ही देगा। तो लेंथ कितना आ गया ये, दिस इज नथिंग बट an का स्क्वायर प्लस में cn का स्क्वायर। अच्छा, इस डायग्राम में देखो तो an क्या बनेगा, ये a प्लस में ये क्या हो गया, b cos थीटा, और ये b का कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन थीटा। तो अगर मैं बेस देखूं तो कितना आ गया, a प्लस में b cos थीटा का स्क्वायर प्लस में cn कितना हो गया, b साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप इसे खोलोगे तो ये कितना आएगा, a का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab cos थीटा प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना चाहिए, इन दोनों से b स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो साइन स्क्वायर जमा cos स्क्वायर कितना होता है, 1। तो ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस में इन दोनों से b स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा 1, तो खाली b स्क्वायर ही लिखा जाएगा, और प्लस में 2ab cos थीटा। तो ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस वे में आप मैग्नीट्यूड निकालते हो पैरेललोग्राम के हिसाब से। एक बार ये पता होना चाहिए, मैंने जस्ट ड्राइव किया, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कॉम्पिटिशन के लिए बस, ठीक है। लिखिए एक बार, ठीक है, समझ में आ गया।
तो अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला समझिए। अब मैं जो चीज़ें याद करने को कह रहा हूँ, क्योंकि आपको कंपटीशन में ड्राइव नहीं करना, हाँ पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक यही है कैसे चीज़ें आई है। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों से आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, इसके पैरेलल में एक वेक्टर खींचोगे लाइक दिस, दूसरा इसके पैरेलल में भी एक वेक्टर खींचोगे लाइक दिस। तो इसका ये जो रिजल्ट, ये जो डायगोनल बनेगा वो क्या देगा आपको, a प्लस बी देगा। और हमने देखा है इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या निकाला है बेटा आपने, मैग्नीट्यूड में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, ये आया। और ऑल्सो अगर मैं इसकी डायरेक्शन, ऑल्सो अगर मैं कहता हूं इफ आर मेक्स बीटा एंगल विद ए वेक्टर के साथ, ये ए वेक्टर है, इसके साथ अगर ये आर कितना एंगल बना दे बेटा, बीटा, तो ये इसकी एक तरह से डायरेक्शन हो गई। अब याद रखना बेटा, समझिए, देन ये जो tan बीटा होगा, समझिए बेटा, वैसे मैं ड्राइव करके बता दूं पहले, तो ये बी है तो ये वाला बी हो गया, ये वाला थीटा हो गया, तो थीटा के परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका साइन थीटा कंपोनेंट, और ये क्या हो गया इसका कॉस थीटा, ये होगा ना, अभी बताया था मैंने ए बी सी डी, है ना। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का बी है, तो सॉरी ए है, तो अगर मैं इसका tan बीटा निकालूँ तो tan बीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बी साइन थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बेटा, a प्लस में b cos थीटा। तो बीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस में b cos थीटा, ये आएगा। कोई डाउट है? ये मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। अब इसमें जो याद तुम्हें करना है, समझिए, डायरेक्शन बनाते समय, अब मैं डायरेक्ट बताऊं, अगर मान लो, अगर मैं कहता हूं इफ, मैं इसी को दोबारा बता रहा हूं, इफ आर मेक्स बीटा किसके साथ, विद ए के साथ, तो आपने क्या देखा कि तो बीटा कितना आ गया, tan इनवर्स। ध्यान दो, सुनो बेटा, एडजेक्टिव में याद रखो, ए के साथ एंगल है ना, तो ए को छोड़ के बी का पहले लिखेंगे बी साइन थीटा, और नीचे ए के साथ समा में लिख देंगे बी cos थीटा, याद हो जाएगा। अगर मैं इसी में बोलूं कि इफ आर मेक्स बीटा डैश एंगल विद किसके साथ बेटा, बी के साथ, तो अब बीटा डैश क्या बनेगा, समझिए, अब बी के साथ एंगल है ना, तो बी को हटा दो, कंपोनेंट किसके टूटेंगे, ए के, तो कितना आएगा tan इनवर्स ए के, बी की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि बी के साथ बना रहा ना, तो बी को आप नहीं छेड़ना, जैसे पहले ए के साथ किया था तो ए को आपने नहीं छेड़ा था, कंपोनेंट टूटे थे बी के, बी साइन थीटा बी cos थीटा। अब यहाँ पे बी के साथ बनाओगे तो कंपोनेंट टूटेंगे ए के, क्या आएगा, ए साइन थीटा प्लस में बी प्लस में ए cos थीटा, याद हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखो, बहुत बढ़िया है, जब न्यूमेरिकल कहेंगे तब पता चलेगा। मैंने तो लिखी से सिमिलर वे में आपके पास ट्रायंगल लॉ भी है। देखो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ एक ही है ऑलमोस्ट। अगर मैं ट्रायंगल लॉ की बात करता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या कहता है कि अगर एक वेक्टर मान लो ये है, एक वेक्टर का हेड, सुनो मेरी बात, यहां से स्टार्ट हुआ, हेड यहां पे मिला, एक वेक्टर का हेड अगर दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिल जाता है, ऑब्वियसली ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, है ना बेटा, इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, इसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, सीधा इनिशियल से फाइनल को मिला देना। तो ये क्या देगा, इन दो वेक्टर का, ए और बी वेक्टर का, ये क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, जो कि a प्लस बी होगा। समझ में आ गया क्या बताया मैंने,
कि अगर एक का हेड दूसरे के टेल के साथ मिल रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे वाले का एंडिंग पॉइंट, इन दोनों का आप मिला देना। समझ में आ गया? पहले वाले का स्टार्टिंग, दूसरे वाले का एंडिंग, बस इन दोनों को मिलाना है आपको और रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ, ये है आपके पास ट्राइंगल लॉ। इसी जैसे पॉलीगन लॉ भी कहता है। मान लो एक वेक्टर ये गया, 2 मिनट, एक वेक्टर ये गया, दूसरा ये गया, तीसरा ये गया, चौथा ये गया, पांचवा ये गया, छठा ये गया। ठीक है ना? अब ये आपके पास क्या, इनिशियल पॉइंट है ना बेटा, और ये क्या आपके पास फाइनल पॉइंट। तो अब बताइए रिजल्टेंट क्या होगा? कुछ नहीं करना आपको, खाली इनिशियल से फाइनल को मिलाना है, इनिशियल से फाइनल को मिलाना है। तो ये क्या देगा आपके पास, रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है और ये वेक्टर एफ है। तो ये क्या होगा, इन सभी का सम, यानी कि वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी प्लस में वेक्टर डी प्लस में वेक्टर ई प्लस में वेक्टर एफ, इन सभी का सम, ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ गया? इसे आप पॉलीगन लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालूँ ट्राइंगल लॉ में सेम वे में, तो याद रखना इसका जो मैग्नीट्यूड होगा सेम निकालेंगे। क्या आएगा? फॉर्मूला सेम है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या है यहाँ पे, वहाँ पे भी थीटा क्या था, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन किस किस के बीच में बेटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जैसा वहाँ पे था। याद है पीछे भी यही था, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल था थीटा, ये थीटा एंगल था, याद रखना। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, ये आपके पास हो गया दोनों के बीच का एंगल, रिजल्टेंट है ना। अच्छा, ये ड्राइव भी सेम वे में होगा। अच्छा ये बताइएगा यहाँ पे ए और बी के बीच में एंगल कौन सा होगा? चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, क्या ये ए और बी के बीच का एंगल होगा या फिर ये ए और बी के बीच में एंगल होगा? एक होगा या दो होगा? दो होगा। क्यों? क्योंकि अभी पीछे मैंने बताया था कि आपको क्या देखना है बेटा, एरो। इस ए की एरो यूं जा रही है आगे क्यों, है ना, बी का एरो ये गया, तो दोनों के बीच का एंगल ये वाला बनेगा, दिस इज योर थीटा। तो तुम देखो तो सेम वे में ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया, बी का साइन थीटा, और ये क्या हो गया, बी का, ये बी का कॉस थीटा। तो हाइपोटेन्यूस निकालना है, ऑब्वियसली ये कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, तो सॉल्व करके पीछे वाला ही आ जाएगा और सेम टू सेम आएगा। तो हमने पीछे भी तो यही किया था, पीछे देखो तो, हाँ, इस पूरे का स्क्वायर यानी कि ए प्लस में बी कॉस थीटा का स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो कि बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो अपने आप निकाला, सॉल्व होके यही आया था, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे फॉर्मूला सेम आएगा। और अगर मैं बोलता हूँ कि इफ आर मेक्स कितना एंगल बेटा, मेक्स बीटा एंगल विद किसके साथ, मान लो ए के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है विद ए वेक्टर, देन आपको पता है बीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, tan इनवर्स, क्योंकि किसके साथ, ए के साथ, तो बी के कंपोनेंट बनेंगे। ऊपर क्या लिखूंगा, बी साइन थीटा, नीचे ए प्लस में बी कॉस थीटा। इसे आप याद रखेंगे, हैं क्वेश्चन पीएमटी में खासकर आए हुए हैं इसके बेस पे, जब क्वेश्चंस कहेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल लिखिए इसे आप, ठीक है। ये दोनों एक ही ला है, क्वेश्चंस में मेन पता चलेगा, आगे ध्यान दो। अब इसके बेस पे एक दो नोट्स ध्यान दो। अगर मैं कहता हूं कि इफ थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, व्हाट इट मीन्स, वेक्टर ए बी सी डायरेक्शन में और वेक्टर बी बी सी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा, दैट इज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, देन आर की वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वही ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos 0। cos 0 कितना होता है बेटा,
cos 0 1 होता है। तो आपके पास देखो तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab बनेगा, जो कि क्या बनेगा, a प्लस में b बनेगा। ये आ गया रिजल्टेंट। यानी कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालू, ये मैग्नीट्यूड है ना बेटा, ये क्या हो गया, a का मैग्नीट्यूड प्लस में b का मैग्नीट्यूड। ऐसा आपने देखा भी होगा। अगर मान लो मैं कहता हूँ एक ही पे दो फोर्स लग रहे, एक 3 न्यूटन का और दूसरा 4 न्यूटन का, तो नेट फोर्स कितना होगा बेटा, 3 प्लस में 4 कितना आ गया, 7 न्यूटन। कोई डाउट है यहां तक? पहला केस। दूसरा केस, आगे मैं कहता हूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 कब बनेगा, जब मान लो ए वेक्टर यहां पे एक्ट कर रहा है और बी वेक्टर इसके ठीक अपोजिट एक्ट कर रहा है ना। तो दैट इज बोथ कहां है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस केस में अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, बोलिए, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos 180 कितना होता है, -1। पता चाहिए cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो अब आपके पास कितना आएगा, ये a माइनस बी आ जाएगा, है ना। ये आ गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला। यानी कि दोनों का डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाते हैं और डायरेक्शन भी बड़े के अलोंग आती है। डायरेक्शन कहाँ पे आती है, अलोंग द लार्ज मैग्नीट्यूड, अलोंग द लार्ज मैग्नीट्यूड। ठीक है, तीसरा पॉइंट ध्यान दो। अगर मैं बोलूं इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए बेटा, 90 डिग्री, मतलब क्या है, दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा, इसके एग्जाम्पल पता है ना, इसके एग्जाम्पल जैसे मान लो एक बॉडी पे यहां से 4 न्यूटन का फोर्स लगा है, यहां से 3 न्यूटन का, तो कितना एग्जैक्ट नेट कितना आएगा, यहां से 4 का, यहां से 3 से, तो 4 क्यों हो जाएगा। यानी कि जो नेट बनेगा इस वाले केस में, ऊपर वाले केस में 4 बड़ा है और 3 छोटा है, माइनस कर दो तो 1 न्यूटन का आ जाएगा। कितने न्यूटन का आ गया, 1 न्यूटन का। देखिए अब तीसरा केस ध्यान दो, थर्ड केस। अगर मैं कहता इफ थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री, दैट इज बोथ क्या हो जाए बेटा, आप परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो एक यहां पे है वेक्टर, दूसरा यहां पे है ना। तो इस वाले केस में क्या बनेगा, कोई बताएगा। यहां पे जो नेट आर का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos 90। cos 90 कितना हो गया, 1, तो कितना आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन गया, याद है जाएगा। और इसमें जो मान लो बीटा बी के साथ बना रहा है या ए के साथ बना रहा है, ये मान लो बी है, तो ये जो बीटा बनेगा, कोई बताएगा, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ए के साथ बना रहा है तो बी के ऊपर कंपोनेंट b sin 90 होगा, प्लस में a प्लस में b cos 90 बनेगा, और cos 90 0 हो गया, तो कितना आ गया, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए बेटा, b बाई ए। यूं भी देख लो बेटा डायग्राम के हिसाब से, आपने ये बीटा बनाया था ना रिजल्टेंट, ये जितना होगा ये b होगा, ये a होगा, तो tan बीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस b बाई ए, tan बीटा, तो बीटा निकालूंगा तो tan इनवर्स आ जाएगा। ठीक, नहीं 2ab ये तो 0 ही हो गया ना, cos 90 2i 0 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आएगा बस। ठीक है, लिखो इसे। ठीक है, एक और चीज ध्यान दो। तो अब एक नोट्स में ध्यान दो, मेरे पास क्या निकलेगा नोट्स में, कभी भी दो वेक्टर है आपके पास a और b, अगर मान लो मुझे थीटा नहीं पता, a और b दो वेक्टर, थीटा एंगल नहीं पता, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, याद रखना हमेशा किसके बीच में लाएगा, दोनों के डिफरेंस और दोनों के सम के बीच में। तो पता है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम। अगर मैं पीछे देखूं तो ये जो आया था, क्योंकि cos 0 1, cos की ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या होती है ये मैक्सिमम वैल्यू, तो ये जो आया था r वो मैक्सिमम आया था। और cos 180 कितना होता है, -1, ये इसकी क्या होती है मिनिमम वैल्यू,
तो ये जो आया था वो मिनिमम आया था। यानी कि किसी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों यानी कि उनके डिफरेंस और उनके सम के बीच में होगा। ऐसा नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैसे मान लो एक मैं कह देता हूँ, एक फोर्स है भाई 8 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है आपके पास 3 न्यूटन का, तो विच वन कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। ये पूरा एक क्वेश्चन है। आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे मान लो 2 न्यूटन एक ऑप्शन में, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन और 8 न्यूटन। ये ABCD 4 ऑप्शन है। कोई बताएगा कौन सा ऑप्शन रिजल्टेंट नहीं हो सकता? 2 न्यूटन। कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किस किस के बीच में होगा बेटा? इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 5। इन दोनों का सम कितना हो गया? 11। 5 और 11 के बीच में होगा, है ना? 5 और 11 के बीच में। तो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, मगर क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता। तो इस वे में आप निकालेंगे। कोई डाउट है? दोनों का डिफरेंस दोनों के सम के बीच में होगा। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है इस टाइप का, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपके पास बचता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर काफ़ी बढ़िया टॉपिक है ये। क्या होता है रेजोल्यूशन का मतलब? ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ना। एक वेक्टर को 2 रेक्टेंगुलर, जैसे मान लो ये वेक्टर F है। अब मैं इसके 2 कंपोनेंट तोड़ूँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसका अगर मैं मान लूँ कि ये एंगल बना है थीटा, तो थीटा के अलोंग एफ का कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा? कॉस थीटा। और थीटा से हट के एफ का कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन थीटा। याद रखिएगा। 2 पॉइंट याद रखने। रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक सिंगल वेक्टर को 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ना। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कौन सा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फोर्स ऑब्लिक वेक्टर। एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट में तोड़ना, वो ये होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? अब इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला पॉइंट कि बोथ कंपोनेंट, दोनों के दोनों कंपोनेंट शुड बी क्या होने चाहिए बेटा? शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए द कंपोनेंट विच मेक थीटा एंगल with vector f इज क्या होगा? f cos थीटा। एंड अदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा इसका, यानी कि थीटा के अलोंग जो हो गया वो हो गया f cos थीटा, एंड अदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज f sin थीटा। ये वाला sin थीटा हो गया, ये वाला cos थीटा हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक? एक कुछ चीज़ आपको जो याद करने की है वो क्या है? ध्यान देना। एक कुछ चीज़ जो याद करनी है, अगर ये एरो आउटवर्ड है, ध्यान देना, जिस तरह से ये वाला एरो आप क्या देखते हैं? आउटवर्ड। अगर ये एरो आउटवर्ड है तो ये वाला भी एरो क्या होगा? आउटवर्ड। और ये भी क्या होगा बेटा? आउटवर्ड। अगर ये एरो किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, मान लो ये फोर्स F, तो इसका थीटा के अलोंग कंपोनेंट, ये 2 कंपोनेंट ये भी क्या होंगे? इसी तरफ एक्ट करते हुए होंगे। यहाँ पे क्या हो गया? F cos थीटा, और यहाँ पे कितना होगा बेटा? F sin थीटा। ठीक है, तो याद रखना, जो द एरोज ऑफ कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स इज एज पर ओरिजिनल वेक्टर, जो ओरिजिनल वेक्टर उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर ओरिजिनल वेक्टर उस पॉइंट से आउटवर्ड है तो दोनों आउटवर्ड होंगे, अगर ओरिजिनल वेक्टर उस पॉइंट के टूवर्ड है तो दोनों क्या होंगे, टूवर्ड होंगे। याद है जाएगा, ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे रेजोल्यूशन में। रेजोल्यूशन का मेन एम क्या होता है, चलो लिख लिया। समझिए इसका मेन एम क्या है, इसका आप कह सकते हो फंक्शन क्या है या यूजेज क्या है। यूजेज एप्लीकेशन क्या है, पहली बात तो हमें ये बताता है, रेजोल्यूशन ये बताता है कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करेगा। बताओ चाहिए द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, द रिजोल्यूशन टेल्स अबाउट what component of vector do what work, कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना बेटा, अगर मैं बोलूं कि एक ये बॉडी है और इस बॉडी पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो क्या ये पूरा का पूरा फोर्स इस बॉडी को आगे की ओर मूव करवाएगा? क्या ये 10 न्यूटन का जो फोर्स है क्या ये फुल्ली बॉडी को आगे मूव करवाएगा? नहीं। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 का एंगल बना रहा है। कितने का? तो अगर मैं देखूंगा इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो कि कितना F cos 60, अगर ये निकालो तो F कितना है 10, cos 60 कितना हो गया बेटा 1/2, यानी कि इसका 5 न्यूटन फोर्स ही इसे आगे क्यों मूव करवा रहा है। 10 बेशक मैं लगा रहा हूं उसे खींचने के लिए, मगर उसका 5 न्यूटन फोर्स ही उसे फॉरवर्ड मोशन प्रोवाइड कर रहा है। तो याद रखना, इसमें 10 बेशक हमने लगाया मगर उसका ओनली 5 न्यूटन फोर्स ही उसे फॉरवर्ड मोशन प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा अगर मैं देखूं कंपोनेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया F sin थीटा हो गया। F कितना है बेटा? अगर मैं देखूं तो F है 10, sin थीटा कितना हो गया √3/2, तो ये कितना आ गया बेटा 5√3। इतना फोर्स क्या लगा, ऊपर की ओर लगा रहा है। यानी कि अगर मैं किसी बॉडी को यूं खींचाऊं तो इसका मतलब उसका कुछ कंपोनेंट उसे आगे खींचा और कुछ कंपोनेंट उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर उठाने की कोशिश कितना कर रहा है 5√3। इतने न्यूटन का फोर्स इसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है और इतने न्यूटन उसे आगे प्रोवाइड कर रहा है। गुड आउट, ये बताता है। तो अब अगर मैं देखूं तो इस कंसेप्ट से हमने देखा कि बेशक मैंने उसे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है मगर 10 न्यूटन उसे फॉरवर्ड मोशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। फॉरवर्ड मोशन उसका सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन प्रोवाइड कर रहा है और 5√3 न्यूटन उसे ऊपर की ओर उठा रहा है। इट मीन्स, ध्यान दो व्हाट इट मीन्स, कल मैंने कंपोनेंट भी बताया था तुम्हें आई और जे के हिसाब से, है ना, आई और जे के हिसाब से कंपोनेंट भी बताया। तो अगर मैं इस वेक्टर को लिखना चाहूँ तो दिस फोर्स इज नथिंग बट कितना हो गया 5 आई कैप प्लस में 5√3 जे कैप, ये हो गया। तो यानी कि आप किसी वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहेंगे यहाँ पे इस वेक्टर एफ को, तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए F cos थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस क्या लूँगा, और दूसरा क्या हो गया बेटा F sin थीटा जे एक्सिस। ये आपको 2 डायमेंशन मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, रोटेशन मोशन में बहुत कंसेप्ट यूज होगा ये वाला। इवन फोर्सेज के कंपोनेंट तोड़ने के लिए भी कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, इसकी नॉलेज के लिए भी ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब ध्यान दो, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, कल मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया था कैसे निकालते हैं बेटा, 5 का स्क्वायर प्लस में 5√3 का स्क्वायर कितना आ गया। अगर मैं देखूँ तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 25 इंटू में 3 75, तो कितना आ गया 10 न्यूटन। क्या 10 न्यूटन नहीं था ये फोर्स? आ गया। मतलब इस फोर्स को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्योंकि ध्यान दो क्यों बोला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि अगर मान लो ये फोर्स है
आप इसके दो कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, एक ये एक ये, इन दोनों को मिला के क्या ये रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इस f के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो f cos थीटा और दूसरा f sin थीटा, ये हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये कंसेप्ट है, समझ में आ गया? ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के लिए। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देखो, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, सपोज को अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये एग्जाम्पल 2, समझिए बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन से स्लाइड कर रहा है, तो कोई बताएगा क्यों स्लाइड करेगा भाई, किस वजह से वो स्लाइड करेगा? समझिए, तुम्हें पता है अगर मैं कोई भी चीज यहां से छोड़ूंगा तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो नीचे क्यों गिरेगी, यानी कि इस पे एक फोर्स लगा है, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स, वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगा है। कैसे लगा है बेटा? वर्टिकली डाउनवर्ड, mg। मगर अगर मैं कहता वो अपने वेट की वजह से गिर रहा है, अगर वो वेट की वजह से गिर रहा है तो बेटा कुछ सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, बेशक वो यहाँ पे है भाई, वेट तो यहाँ लग रहा है ना, तो वो यूं पेनिट्रेट करता हुआ ऑब्जेक्ट यूं नीचे गिरेगा, गिरना चाहिए नहीं गिरना चाहिए, मगर ये गिर नहीं रहा है, ये तो स्लाइड हो रहा है, क्योंकि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये उस इंक्लाइंड प्लेन से क्या हो रहा है? स्लाइड कर रहा है। स्लाइड करने की खासियत क्या होती है? कोई भी बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है तो ध्यान से सुनना, ये यूं जंप तो नहीं किया, ये स्लाइडिंग सरफेस के साथ कांटेक्ट में, यानी कोई उसे नीचे की स्लाइडिंग के साथ कांटेक्ट भी प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा फोर्स उसे नीचे स्लाइड भी करवा रहा है। तुम देखो तो वो सिचुएशन कैसे बनेगी यहाँ पे, समझिए। आप देखिए तो इसके अगर मैं दो कंपोनेंट तोड़ दूं तो ये बनेगा इस mg के, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा हो गया, ये याद करना है आपको। तो आप देखोगे तो mg का cos थीटा कंपोनेंट वो इसे यूं दबा रहा है ताकि वो सरफेस के साथ ही टच करते हुआ, ये देखो तो दबा रहा है ना इसे, कभी भी बॉडी यूं जंप करते हुए तो नहीं आएगी, सरफेस पे टच होती हुई आएगी, तो टच यानी कि कोई ना कोई कांटेक्ट फोर्स है, वो कांटेक्ट फोर्स कौन सा है? mg cos थीटा। तो इस mg cos थीटा इसे कांटेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वो इसी के साथ बॉडी इस सरफेस के साथ स्लाइड होता हुआ ही नीचे आएगा। और दूसरा कौन सा हो गया बेटा? mg sin थीटा, ये क्या कर रहा है? इसे स्लाइडिंग मोशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक्चुअल कंसेप्ट है। अब इस रेजोल्यूशन से हमें पता चल गया कि इन फिगर यहां पे mg sin थीटा प्रोवाइड कर रहा है स्लाइडिंग मोशन को, है ना बेटा? mg sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्लाइडिंग मोशन को। बट mg cos थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड कॉन्टैक्ट टू सरफेस वाइल स्लाइडिंग। स्लाइड करते समय वो कांटेक्ट प्रोवाइड कर रहा है सरफेस के साथ, तभी वो सरफेस को छोड़ के नहीं आता, हमेशा सरफेस के अलोंग ही स्लाइड करता है। तो समझ में आ गया रेजोल्यूशन का मेन काम क्या है? तो कभी भी स्लाइड किया तो किसकी वजह से स्लाइड किएगा? mg sin थीटा की वजह से, याद रखना इसे, समझिए आगे। ठीक है, ये था रिजॉल्विंग, किस तरह से कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है। एक वेक्टर सबट्रैक्शन भी समझिए, वेक्टर सबट्रैक्शन समझिए। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर मान लो ये है मेरे पास, ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, समझिए बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो बस। इसका एडिशन निकालना मैंने सिखा दिया है। कैसे निकालेंगे आप एडिशन? इसके पैरेललोग्राम एक कंस्ट्रक्ट करोगे, बी के पैरेलल एक लाइन खींचोगे, ए के पैरेलल एक लाइन खींचोगे, है ना बेटा? ये बन गई दो पैरेलल। तो ये जो बनेगा वेक्टर, ये वेक्टर, ये क्या देगा आपको?
रिजल्टेंट वेक्टर जो कि क्या होगा ए प्लस वी वेक्टर होगा। याद है ए और बी के बीच में एंगल ये वाला था थीटा। तो याद हो तो कल मैंने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया इसी में। इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, यही बताया। वेयर वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी है, ये बताया था मैंने। एंड ऑल्सो मैंने ये भी बताया था कि अगर ये एंगल बीटा बनाए, अगर मैं बोलूं कि इफ आर मेक्स एंगल बीटा विद किसके साथ भाई, विद बी के साथ, देन आपको मैंने सीधा बताया था तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। ध्यान दो किसके साथ बना रहा है, बी के साथ ना, तो बी को छोड़ के ए के कंपोनेंट तोड़ोगे, ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस में ए कॉस थीटा। ये कंसेप्ट याद रखना हमेशा, याद है जगह, इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये तो हमने एडिशन देखा था कल। अब ध्यान दो, मुझे मान लो यहां पे फाइंड करना है, टू फाइंड करना है मुझे वेक्टर a माइनस बी। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, मान लो ये r डैश है, कौन सा वेक्टर है ये, r डैश। आपको पता है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं, जो हमने रूल पढ़े हुए हैं वो वेक्टर एडिशन के पढ़े हुए हैं, तो फिर सब्ट्रैक्शन कहाँ से आ गया। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, ए वेक्टर में ऐड करोगे माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये मतलब है इसका। ए में क्या ऐड होगा बेटा, माइनस ऑफ बी। अच्छा ए तो ये, बी यहाँ है, तो बी का माइनस क्या बनेगा, कोई बताएगा, इसका अपोजिट, ये हो गया माइनस ऑफ बी, जिसका कि मैग्नीट्यूड अगेन बी होगा, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर में खाली डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। अब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल एक लाइन खींचोगे आप, इसके पैरेलल दूसरी लाइन खींचोगे आप, तो ये जो बनेगा ये रिजल्टेंट हो गया है ना। और वो रिजल्टेंट भी किसका है, अगर मैं देखूं तो ये r डैश, वो एक्चुअली रिजल्टेंट है ए वेक्टर का प्लस माइनस बी वेक्टर का, तो क्या देगा वो a माइनस बी वेक्टर देगा। कोई डाउट है, तो इस वे में निकालेंगे। अब समझिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या बन गया बेटा, 180 माइनस थीटा हो गया। तो देयरफॉर अब अगर मैं यहाँ पे r डैश का मैग्नीट्यूड निकालूं, जो कि कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी वेक्टर का बनेगा, और वो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस में 2ab cos 180 माइनस में थीटा, जो कि कितना बनेगा, अब कोई बताएगा। तो a माइनस बी का अपने पास फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा, ये बन गया आपके पास r डैश। कोई डाउट है यहाँ तक, ये आपके पास r डैश है। और दूसरी बात, अगर मैं ये यहां से बीटा डैश निकालूं तो तुम्हें पता होना चाहिए बीटा डैश क्या बनेगा बेटा, किसके साथ एंगल है, बी के साथ है, तो किसके कंपोनेंट टूटेंगे, ए के, तो ए का साइन 180 माइनस थीटा लिखूंगा डिवाइड बाई बी प्लस में ए का कॉस 180 माइनस में थीटा। अच्छा आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना। एक तो ये कि कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, साइन थीटा होता है। तो ये चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपके पास फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, जरा सा देखना बस। अब फाइनली आंसर आपके पास क्या बनेगा, ये कितना हो गया, tan इनवर्स a sin थीटा
अपॉन में बी माइनस में, क्योंकि cos 180 से क्या होता है माइनस का cos थीटा, तो माइनस का a cos थीटा, ये आ गया बीटा डैश फाइनल आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक? तो इसमें मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, ये एडिशन में हमने बताया था, एडिशन ऐसे होती है, सबट्रैक्शन अभी बताया मैंने। नाउ इसके बाद एक कंसेप्ट और है रिलेटिव वेलोसिटी का। समझिए क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी। ज़्यादातर बच्चा कंफ्यूज होता है रिजल्टेंट और रिलेटिव में। रिलेटिव वर्ड जब यूज किया जाता है जब एक के कंपेयर में दूसरे को देखना है, और एक के कंपेयर में दूसरे को जब देखना होता है तो हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं, यानी कि सबट्रैक्शन। रिलेटिव क्या होता है? सबट्रैक्शन। मान लो कभी बोला जाए रिलेटिव पोजीशन निकालनी है तो पोजीशन का माइनस, y2 माइनस में y1 या x2 माइनस में x1। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो v2 माइनस में v1। रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है तो a2 माइनस में a1, यानी कि डिफरेंस। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस। एक के कंपेयर में दूसरा कितना है, एक के कंपेयर में दूसरा अगर देखना है तो आपको डिफरेंस ही देखना पड़ेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं कहता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसे पढ़ेंगे क्या आप? इसे आप पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू किसकी बेटा? बी के। इसे ये पढ़ेंगे आप। तो अब जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है ना वो वैल्यू माइनस करनी होती है। यानी कि मैं मान लेता हूँ ये पार्टिकल ए है जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी वी ए से, ये पार्टिकल बी है जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी बी बी से। तो देन वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी कितना होगा? किसकी वेलोसिटी निकाल रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ए की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? तो किसे माइनस करना पड़ेगा? बी को माइनस करना होगा ए में से, क्योंकि ए की वेलोसिटी मुझे निकालना वो भी बी के कंपैरिजन में। तो ए बी से कितना ज़्यादा है ना? यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ अगेन अब तुम्हारे पास क्या हो गया? वेक्टर सबट्रैक्शन हो गया। अभी मैंने वेक्टर सबट्रैक्शन का आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, तो ये क्या बनेगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर प्लस में माइनस आ जाता है ना फाइनली सॉल्व करने के बाद, माइनस का 2va bb cos थीटा, ये आएगा। कोई डाउट है? तो ये आपके पास वेलोसिटी है। ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं मान लूँ, दोनों मान लो, अगर मैं कहता हूँ कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 दैट इज वी ए एंड बी बी आर इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में है, समझिए cos 0 कितना होगा? 1 होगा। तो उस केस में वी ए बी क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर माइनस में 2 वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी। अगर ये सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा। मतलब अगर सेम डायरेक्शन में है दो चीज़ें तो आपको माइनस करना पड़ेगा। पता ना, एक बस यूँ जा रही है, दूसरा उसे ओवरटेक करने में टाइम लगा देता है, क्योंकि ओवरटेक करने में आपको रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है, वो घट के कम हो जाती है अगर सेम डायरेक्शन में तो, मगर अपोजिट डायरेक्शन में बहुत जल्दी क्रॉस करती है। क्यों करती है? क्योंकि अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन का केस लूँ, समझिए अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन का केस लूँ, अगर मैं बोलूँ कि थीटा कितना हो जाए बेटा 180 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज बोथ वी ए एंड बी वी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान दो रिजल्टेंट तो माइनस होता है,
मगर अगर मैं बात करता हूँ रिलेटिव की, तो रिलेटिव में कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर माइनस में 2 वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी इंटू में कोस 180 कितना होता है बेटा, माइनस का 1। कोस 180 याद होना चाहिए आपको, कोस 180 होता है माइनस का 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ ए प्लस में वेलोसिटी ऑफ बी आ गया। मतलब क्या है कि जब दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में बहुत जल्दी क्रॉस करते हैं, हाईवे वगैरह पे देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन का ये, बाकी किसी भी एंगल के लिए हो तो आपको पता ही है, फॉर एनी एंगल के लिए, फॉर एनी एंगल के लिए वेलोसिटी ऑफ बी मान लो ये है, वेलोसिटी ऑफ ए मान लो ये है, आपको क्या निकालना, वी ए माइनस में बी बी, तो बी बी को माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस ऑफ बी बी आ जाएगा, फिर इन दोनों का पैरेललोग्राम बनाएंगे आप, तो ये रिजल्टेंट आएगा, ये क्या आएगा आपके पास, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। आप कोई डाउट है, तो इस वे में ये सॉल्व होगा, यानी कि रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट नहीं रिलेटिव, रिलेटिव क्या है ये, वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कि कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये सब वेक्टर्स में है। कोई डाउट है, सेम फॉर्मूला, एंगल निकालने का वही भाई, अगर मैं कहता हूँ कि ये इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है, ये वाला थीटा था, तो कितना होगा, बीटा इजिकल टू अभी बताया tan इनवर्स, क्योंकि वी बी के साथ देखा तो कंपोनेंट किसके टूटेंगे, बी ए का साइन थीटा अपॉन में बी ए माइनस आ जाएगा, सॉरी बी बी माइनस में बी ए का कॉस थीटा। पता है ना माइनस क्यों आता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा होता है इसी वजह से, ठीक है ना। ये आपके पास बी बी है, ठीक है। तो इस वे में आपको ये सॉल्व करना है। कोई डाउट है, लिखिए। दो केस और हैं जो नीट में ज़्यादा पूछे होते हैं। एक है अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ध्यान दो। अगर मान लो एक पर्सन है, वो यू आगे की ओर जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ मेन है, और इसके ऊपर रेन यू फॉल कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो अपने आप को वो प्रोटेक्ट करेगा बारिश से, तो किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला होल्ड के, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, किस डायरेक्शन में। ऑब्वियसली जब ये मेन मूव करेगा तो वो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा, जिस डायरेक्शन में उसे रेन आती हुई दिखाई देगी। तो याद रखना, अम्ब्रेला प्रॉब्लम में द मेन होल्ड द अम्ब्रेला to protect himself from rain in the direction of, अब क्योंकि वो भी वॉक कर रहा है तो अपने रेस्पेक्ट में देखेगा बारिश कहाँ पे आ रही है, उसी डायरेक्शन में वो होल्ड करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी या इन द डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू हिम। उसकी रेस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में रेन आएगी उसी डायरेक्शन में वो होल्ड करेगा। दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ relative velocity of rain with respect to main, उसके खुद के रेस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में होल्ड करेगा। कोई डाउट है? अब ये कैसे निकालेंगे समझिए।
भाई रेन मान लो इस वाली डायरेक्शन में आ रही है, रेन मान लो इस वाली डायरेक्शन में आ रही है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, मेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन में से आप माइनस करेंगे वेलोसिटी ऑफ मेन, ऐसे ही होगा। अब अगर मेन की वेलोसिटी, बेटा ध्यान दो, अगर मेन की वेलोसिटी ये, तो इसका माइनस वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी, ये माइनस ऑफ मेन हो गया, है ना। अब ये बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट, मुझे तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही देखना है ना, ये एक तरह से ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेलोसिटी ऑफ रेन का प्लस में माइनस में वेलोसिटी ऑफ मेन का, ये तो होगा रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप देखोगे तो क्या ये नहीं आएगा, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मेन का स्क्वायर माइनस में 2 वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ मेन इंटू में cos 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर इस वाले क्वेश्चन में। तो अब मेरे पास कितना आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस में वेलोसिटी ऑफ मेन का स्क्वायर, ये तो आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना बेटा। बट मुझे तो डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन मान लो वो कितना एंगल बनाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन है, अगर ये एंगल बना रहा है कितना, बीटा, तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला कितना होगा, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विद मेन के साथ देख लो, किसके साथ देखोगे पहले ये बताइए, मेन के साथ। अगर मैं मेन के साथ देखूँ तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये एक्चुअली जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ होगी वी आर, और ये क्या हो गया वी एम, तो परपेंडिकुलर बेस, तो बीटा इज इक्वल टू कितना होगा 10 इनवर्स परपेंडिकुलर कितना है वी आर डिवाइड बाई वी मेन, ये फॉर्मूला होगा। एक्चुअली तो 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस देखिए 10 वहाँ पे जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा, कोई डाउट है। ये है मेन एक्चुअल प्रॉब्लम, याद रखिएगा। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आए, यानी कि आप जो अम्ब्रेला होल्ड करवाएंगे उसे, वो इस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला होल्ड करेगा, ठीक है। नहीं बेटा, अगर आप खड़े हो तो छाता यूं होल्ड करते हो ताकि सीधी है, मगर जैसे चलने लगते हो तो कभी भी छाता पीछे नहीं करते, क्योंकि मुंह पे लगती है, क्योंकि आप आगे जा रहे हो। ऐसा लगे भाई आप आगे जा रहे हो, रेन यू आ रहा है, तो दोनों का रिलेटिव सामने से आता हुआ दिखाई देगा, तभी ज़्यादातर मुंह पे लगती है, तो हम उससे बचने के लिए छाते को यूं होल्ड करते हैं, देखा है ना। देखिए ठीक है, ये आ गया समझ में। नाउ एक और प्रॉब्लम है, ये था अम्ब्रेला प्रॉब्लम। एक होता है रिवर स्विमर प्रॉब्लम। एक्चुअली मान लो ये आपके पास रिवर है, इतनी विड्थ है उस रिवर की, विड्थ कितनी है बेटा आपके पास, मान लो डी, ये क्या है विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर। अब एक मेन जो कि स्विम करना चाहता है वो यहाँ पे खड़ा है ए पॉइंट पे, और इसके ठीक अपोजिट पहुंचना चाहता है बी पॉइंट पे। रिवर मान लो इस वाली डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस वाली डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई वी आर। वी आर क्या है यहाँ पे, बोलिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ वी एस, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। किसकी वेलोसिटी है, स्विमर की। वी एस क्या वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। कोई डाउट है यहाँ तक। अब मैंने क्या बताया कि वो
चाहता है कि वो सीधा यहां पे पहुंचे, मगर क्या उसके चाहने से बात बन जाएगी? बनाएंगे हम, उसके चाहने के अकॉर्डिंग बनाएंगे। समझिए, अगर ऐसा करने के लिए वो डायरेक्ट यहां पे जंप कर जाता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर से, तो रिवर आगे जा रही है तो वो इसे आगे की ओर बाहर नहीं ले जाएगी भाई, उसकी रिजल्टेंट ये हो जाएगी। मगर वो तो चाहता है यहां पे पहुंचना, तो इस वाली कंडीशन में तो होगा नहीं। तो वो कहां पे जंप करना चाहिए, कहां पे जंप करना चाहिए, यानी कि आगे की ओर जंप करना चाहिए या पीछे की ओर जंप करना चाहिए? कहां पे करना चाहिए उसे? पीछे की ओर। तो एक्चुअली वो यूं जंप करेगा, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो गया? आगे की ओर होगी। ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। वो इस वे में जंप करना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि अप स्ट्रीम के साथ कितना एंगल बता रहा है? थीटा। आगे मैं बोलता हूं कि इफ टू क्रॉस रिवर ही जंप एट एंगल थीटा विद अप स्ट्रीम के साथ। अप स्ट्रीम पता है ना, ये डाउन स्ट्रीम हो गई, स्ट्रीम के साथ अप स्ट्रीम के साथ मान दो थीटा। बेटा एकदम स्टॉप राइटिंग। अब वो चाहता है यहां पे, तो इट मींस कि उसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आनी चाहिए भाई, उसकी खुद की वेलोसिटी इतनी है, रिवर की वेलोसिटी इतनी है, तो रिजल्टेंट तो दोनों का कंबाइंड ही होगा ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? यहां पे आना चाहिए। ये मेन रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। v यहां पे क्या है? v क्या है बेटा यहां पे? रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट किस किस का भाई? स्विमर का एंड रिवर का। क्योंकि पानी उसे यहाँ पे रिलेटिव नहीं देखते। पानी में कोई चीज़ लिखो तो पानी उसे बहाती हुई लेके जाएगी ना अपनी डायरेक्शन में, है ना। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे रिजल्टेंट। यहाँ पे दो तरह की वेलोसिटी, ये और ये दोनों ही मोशन प्रोवाइड कर रही है, तो दोनों का इफेक्टिव मोशन कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे, तभी तो वो यहाँ पे जाएगा। अब समझो, वैसे अगर मैं निकालूँ तो बहुत बड़ा कंसेप्ट जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या होगा समझिए, ये वाला एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। दोनों का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? v इक्वल टू कोई बताएगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर का स्क्वायर प्लस में वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर प्लस में माइनस में 2 वेलोसिटी ऑफ स्विमर वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू में cos थीटा। हमें ना तो ये पता होता है ना ही थीटा पता होता है, निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। मगर हमें क्या पता है? एंगल बीटा कितना दिया हुआ है? 90। तो दूसरा कंसेप्ट भी यूज करेंगे। पहला तो ये यूज किया मैंने, है ना। दूसरा कंसेप्ट क्या है बेटा? बीटा। तुम्हें पता है कि tan बीटा कितना होगा? यानी कि tan 90। tan 90 किसके साथ एंगल है? VR के साथ है। तो कंपोनेंट किसके टूटेंगे भाई? VS के। तो ऊपर आएगा VS का साइन थीटा डिवाइड बाई VR माइनस में BS का cos थीटा। यही आएगा बेटा। और तुम्हें पता है कि tan 180 कितना होता है? दिस इज 1/0। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर कितना हो गया? VR माइनस में BS cos थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो cos थीटा कितना आ गया बेटा आपके पास? बोलेगा, आपके पास आ गया VR बाय BS। यहां से हम थीटा निकालेंगे, फिर ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, और इसमें पुट करूँ तो v की वैल्यू जो नेट आ जाएगा, देखो इसकी जगह VR बाई BS, BS से BS कट गया तो 2VR हो गया। तो आपके पास आएगा VS का स्क्वायर माइनस में VR का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन के आएगा। कोई डाउट है? स्विमर की स्पीड में से तो वो रिजल्टेंट निकालने का, या तो आप ट्रिक में सीधा याद रखें दो चीजें, एक तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी आती है, वो ये होगी सीधा सीधा फॉर्मूला। दूसरा आपको एंगल निकालना होता है कि अप स्ट्रीम के साथ कितना एंगल बनेगा, उसका फॉर्मूला ये हो गया। तो मैंने आपको दो एज ए ट्रिक में बताइए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में। एक तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है बेटा? v इक्वल टू कोई बताएगा?
स्विमर की स्पीड बड़ी होगी, उसमें से रिवर की स्पीड घटा देना, एक ये। और दूसरा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो कूदेगा, तो डायरेक्शन कितनी होगी, थीटा इजिकल टू कोस थीटा इजिकल टू कितना आएगा बेटा, वी आर डिवाइड बाई बी एस, क्योंकि ऊपर छोटा नीचे बड़ा। ये दो चीज़ें एज ए आप ट्रिक में याद रखेंगे, याद है जाएगा, बोलिए मुझे, जहाँ तक यही निकालना होगा। फिर तीसरा आपको टाइम निकालना होगा, तो टाइम निकालना बहुत आसान हो गया भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी v निकाल चुके आप, ये हो गया टाइम टू क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे टाइम टू क्रॉस रिवर। ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कोई डाउट है। ड्राइव यहाँ से किया है मैंने, रिजल्ट में अगर याद रखो, क्योंकि नीट वगैरह में सीधा क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, और जेई में भी आया हुआ ये क्वेश्चन, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रिजल्ट याद रखोगे बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं दूसरा भी तरीका बताऊंगा इसका, वो बहुत शॉर्ट है। पहले तो ये वाला तरीका लिखिए। अब ध्यान दो, यही चीज़ अगर मैं रेजोल्यूशन से कहूँ तो कितना सिंपल हो जाएगा। यहाँ तो मैंने ये सब कुछ ड्राइव करके निकाला, आपके पास ये तीन चीज़ें निकलेगी ना। एक दूसरा भी तरीका है इसी क्वेश्चन के लिए, ध्यान दो। आपके पास सेम क्वेश्चन है भाई, एक रिवर है, ऑब्वियसली स्विमर इस साइड में जंप करेगा, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, और वो जाना चाहता है ए से ठीक अपोजिट पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। ये वेलोसिटी ऑफ क्या है बेटा, रिवर है। मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा है। आपने पता है कि रिजल्टेंट इसका क्या बनेगा, ये बनेगा, समझिए। ये रिजल्टेंट है, व्हाट इट मीन्स कि ये पैरेललोग्राम से बना हुआ है। अगर ये पैरेललोग्राम से बना है बेटा, ध्यान देना, अगर ये पैरेलल मतलब ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, ये कितनी होगी वी आर, और ये वाली साइड तो वी एस है ही, है ना, ये वाली साइड तो वी एस है ही, और ये क्या हो गया बेटा, रिजल्टेंट हो गया वी। अब अगर ये वाला थीटा है तो मतलब ये वाला थीटा हो गया। अब समझो कितना सिंपल हो गया, ये आपस में परपेंडिकुलर हो गया, तो v का स्क्वायर प्लस में वी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एस का स्क्वायर। तो यहाँ से v निकाल तो कितना आएगा बेटा, वी एस का स्क्वायर माइनस में वी आर का स्क्वायर। हो गया ना सिंपल, कोई डाउट है? इससे सिंपल भी चाहिए कुछ। थीटा निकालना है, एंगल विद अप स्ट्रीम, एंगल विद अप स्ट्रीम, थीटा इज इक्वल टू, आप देखो तो यहां से कुछ भी निकाल लो जो भी आपको अच्छा लगे। कॉस थीटा में आंसर देना है, कॉस थीटा में, साइन थीटा में, साइन थीटा में। जैसे मान लो कॉस थीटा निकालो, तो कॉस थीटा कितना होगा बेटा, यहाँ पे कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस कितना है वी आर, हाइपोटेनस कितना है वी एस। आ गया ना कॉस थीटा आंसर, यानी कि थीटा की फॉर्म में देखो तो थीटा इज इक्वल कॉस की फॉर्म में, तो कॉस इनवर्स कितना हो गया वी आर बाय वी एस। मान लो तुम्हें आंसर दिया हो साइन इनवर्स की फॉर्म में, तो इसके हिसाब से साइन में निकालोगे तो क्या बनेगा, साइन होता है परपेंडिकुलर, यानी कि v डिवाइड वी हो जाएगा। टेन की फॉर्म में निकालना तब भी हो जाएगा ना, ठीक है। अब टाइम निकालना है d डिस्टेंस कवर्ड करने में। तुम्हें पता है d डिस्टेंस सीधी वाली है, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है v से, तो टाइम जो होगा अगर क्रॉस के लिए निकालूँ तो वो क्या होगा, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। अब बताइए कितना छोटा हो गया, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट, एक्चुअली वेक्टर इज नथिंग बट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग फिगर बनाते जो अपने आप देखो कौन सी चीज़ क्या है। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हुई है, सारी चीज़ें पाइथागोरस आपको पता ही है, निकल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसका 3 पार्ट तो खत्म हो चुका है, अब इसके न्यूमेरिकल होना है, ठीक है। तो वो कल से स्टार्ट करते हैं।